अब हम लोगों ने ये देख लिया रूल वन के अंदर कि रूल वन के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने डालनी है विद इन द लिमिटेशन ऑफ कोर्ट, यानी कि लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। और उसके अंदर हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक एग्जाम्पशन के बारे में बात की 132 और 33, और दूसरी हमने बात की सिकनेस और इन्फर्मिटी के बारे में कि कब कब एक बंदे को, एक विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कोई कमीशन इशू किया जा सकता। नेक्स्ट है ऑर्डर फॉर कमीशन। एन ऑर्डर फॉर द इशुएंस ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस मे बी मेड बाय द कोर्ट ईदर ऑन इट्स ओन मोशन, या तो कोर्ट खुद यानी कि बगैर एप्लीकेशन पार्टीज के दिए अपॉइंट कर सकती है, और ऑन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अदरवाइज ऑफ एनी पार्टी टू सूट और ऑफ विटनेस। यानी कि यहाँ पे ना तीन टोटल कैटेगरीज हैं कि कोर्ट खुद भी दे सकती है, एक एप्लीकेशन आएगी जिसके साथ या तो एफिडेविट होगा या नहीं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन देनी किस किसने है, या प्लेंटिफ ने देनी है, और या पार्टीज टू सूट ने देनी है, और या फिर विटनेस दे सकता है एप्लीकेशन, ठीक है। अगर विटनेस ने एप्लीकेशन दी है तो फिर हम लोगों ने सेक्शन 133 को मद्देनजर रखना है कि वो किस वजह से एप्लीकेशन दे रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना 132 और 133, और अभी क्या नाम लेते हैं, ये दोनों सेक्शन आपने इसके साथ ना यहाँ पे भी रिलेट कर लेने हैं। और पार्टी टू सूट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑर्डर वन है ना, वो सारे का सारा पार्टीज टू सूट से डील करता है, और कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन तो कर ही सकता है। वेयर द विटनेस रिजाइड्स विद इन कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, जहां पे जो विटनेस है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही मौजूद है। अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन हु रिजाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इशूइंग द सेम मे बी इशूड टू एनी पर्सन whom द कोर्ट थिंक्स फिट टू एग्जीक्यूट। यानी कि अगर ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है लोकल लिमिट, और इसी के अंदर ही वो शख्स मौजूद है जिसका हम लोगों ने क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो कोर्ट फिर किसी भी शख्स को ना अपॉइंट कर सकती है कि तुम जाओ और जाके इस विटनेस की ना रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस करके लाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रूल 4, पर्सन फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में इशू एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन। अब ये है दूसरी जगह पे, जब पहले मैंने कहा था विद इन जुरिस्डिक्शन, अब ये क्या है, विद इन जुरिस्डिक्शन मौजूद नहीं है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है ये वाले लोग। एनी पर्सन रेजिडेंट बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ द court, any person who is about to leave such limits before the date on which he is required to be examined। अच्छा, ये तो सिंपल है कि वो बंदा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता नहीं है, बाहर रहता है, तो फिर हम लोगों ने रूल 4 लगाना है, ना कि रूल 1 और 2 और 3, ठीक है। अब ये बी वाली बात क्या कर रहा है, बी में ये बात कर रहा है कि एक शख्स है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है या पंजाब से बाहर जाना चाहता है, और उसकी 18 की फ्लाइट है, और 18 को ही कोर्ट में उसको कहा कि आपने आके ना अपना एविडेंस रिकॉर्ड करना है। अब हमने ये 4B के तहत ना कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि एक बंदे को अपॉइंट किया जाए और वो वहां पे एयरपोर्ट पे आके ना मेरा बयान ले ले, या फिर इसकी एक और रेमेडी भी है हमारे पास। यहाँ पे आप लोग लिख लें ऑर्डर 18 रूल 16। अब ऑर्डर 18 रूल 16 के मुताबिक ये है कि हम लोग अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन देंगे, और उस एप्लीकेशन के जरिए ना जो ये सूट आना था ना 18 तारीख, सॉरी, इस डिफेंडेंट ने या इस विटनेस ने आके अपनी गवाही देनी थी कोर्ट के अंदर 18 तारीख को। अब वो 18 को नहीं देगा, हो सकता है वो 12 को दे दे, और 14 को दे दे, या फिर 10 को दे दे, और ये होगी एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग। और साथ हम लोग ये कहेंगे उसके अंदर के सूट को आज के लिए ही लगाया जाए, और हम लोगों ने इस बंदे का दिखाना, इस बंदे ने ना पाकिस्तान से बाहर चले जाना है या पंजाब से बाहर चले जाना है, लेकिन ये कोर्ट हमारी विम के ऊपर नहीं इसको डिसाइड कर देगी, कोर्ट इसके लिए हमसे जरूर मांगेगी
जो होता है ना पासपोर्ट वीजा वगैरह, उसकी तस्वीर लगा देंगे ना साथ, तो आप ऑथेंटिकेटर कोड देंगे तो ही कोर्ट इसको मानेगी। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट इस चीज को माने। एनी पर्सन इन, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, उसमें ऐसा ही होता है कि आप एप्लीकेशन देते हो ऑर्डर 18 के साथ, और साथ उनकी एक एक और कॉपी लगाने के बाद ही कोर्ट आपकी बात पे यकीन करके आपको अर्ली हियरिंग की इजाजत देता है। क्योंकि फिर अदरवाइज तो कोर्ट ये कह सकता है कि 12 तारीख में और 18 तारीख में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप 18 को ही आके दें। लेकिन जब आपने साथ अपनी टिकट की कॉपी लगा दी, वीजा वगैरह की सबकी कॉपी एक एक लगा दी, तो कोर्ट आपको इजाजत दे देती है कि आप अर्ली हियरिंग के लिए ना अपना अब कर लें। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम हो ना, जैसे अगर कोर्ट कहे कि अच्छा चलो आप ना कल कर लीजिएगा और दूसरी पार्टी को ना आ लेने दें, तो अब क्या होगा कि कोर्ट ने क्या करना है, दूसरी पार्टी को इंटीमेट कर देना इस चीज के बारे में कि भाई ये लोगों ने एप्लीकेशन दी है। अब जब उस बंदे ने एप्लीकेशन दी है ना, तो फिर अगर दूसरे बंदे ने आके अपनी कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दी कि ठीक है आप लोग इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, और हमें भी ना अभी क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दे दे, तो फिर कोर्ट उस चीज को भी मान लेती है। और जब वो एग्जाम अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ होती है उसकी, तब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। अच्छा, अब आप लोग ये कंफ्यूज ना होइएगा कि हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं कमीशन, और मैं एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ। असल में आपसे मैं रेफर कर रही हूँ ऑर्डर 18 का। तो ऑर्डर 18 जो है वो कोर्ट की ही प्रोसीडिंग होती है कि किस तरीके से कोर्ट ने एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करना है, तो उसमें वही प्रोसीजर चलता है। Any person in service of the state who cannot, in opinion of court, attend without detriment to public service। अब ये भी थोड़ी सी तवज्जो तलब बात है कि एक शख्स है जो कि सर्विस ऑफ स्टेट में पाकिस्तान की पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट वगैरह के मातहत काम कर रहा है, लेकिन उसकी ड्यूटी की नेचर ये है कि अगर वो आ जाएगा ना तो इससे पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा, वो जो भी सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे वो कोई फॉरेन ऑफिस में काम कर रहा है और उसके बगैर अगर वो आज नहीं आएगा तो हज के साइन नहीं होंगे, और हज के साइन नहीं होंगे तो कितने लोगों का हज डिले हो जाएगा क्योंकि उन्होंने तो जल्दी सीटें बुक करवानी थी। या इस तरीके का कुछ भी ऐसा जहां पे वो बंदा सर्विस ऑफ स्टेट में काम कर रहा है और उससे अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान पहुंचे, तो फिर क्या कोर्ट करेगी, कोर्ट उसके लिए ना कमीशन कर देगी अपॉइंट, और वो कमीशन जो है वो जाके जो भी मुतलका उसकी जगह होगी वहां पे जाके ना उसका रिकॉर्ड कर लेगा। तो इस रूल 4 का हमारे पास क्रक्स क्या आया कि अगर एक बंदा वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है, लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, या फिर वो पाकिस्तान को या पंजाब को या कोर्ट की प्रीमिसेस को छोड़ के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को छोड़ के कहीं जाना चाह रहा है अब्रोड, या तो हम लोग लोकल कमीशन अपॉइंट करवा सकते हैं रूल 4 के तहत, या फिर हम खुद ही उसके अंदर ऑर्डर 18 रूल 16 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। और वो एप्लीकेशन अगर हम देंगे तो ही वो कोर्ट जो है ना वो अर्ली हियरिंग करवा के और सारी की सारी खुद ही करेगी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। इसके दौरान हमें लोकल कमीशन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने रूल 4 के तहत आना है ना, तो फिर हम लोगों ने लोकल कमीशन ही अपॉइंट करवाना है। या फिर वो बंदा जो है वो सर्विस ऑफ स्टेट में है और फिर उसकी वजह से पब्लिक सर्विस को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा, लोकल कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। Such commission may be issued to any court not being the high court within the local limits of whose jurisdiction such person reside, or to any pleader or other person whom the court issuing the summon द कमीशन में अपॉइंट। यानी कि इसमें उसने ना 3 बातें की हैं, या तो प्लीडर को या अदर पर्सन को या कोई भी कोर्ट जो कि हाई कोर्ट ना हो, इन सब में से किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है कि तुम बतौर कमीशन जाओ और इन लोगों का रिकॉर्ड करके लाओ। अगर जाहिर है कोर्ट है तो उसने या खुद तो नहीं जाना, उस बंदे को ही बुलवाएगा, और या फिर अपने आगे फिर किसी पर्सन को कह देगा कि तुम जाके ना इसका बयान रिकॉर्ड करके लाओ। द कोर्ट ऑन इशूइंग एनी कमीशन अंडर दिस रूल शैल डायरेक्ट वेदर द कमीशन शैल बी रिटर्न्ड टू इटसेल्फ और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये वही जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन के अंदर कि वो खुद के पास बुलवाना चाहती है या किसी भी और दूसरी कोर्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो कह दे भाई मेरे फलां सिविल जज साहब के पास ना इसका रिकॉर्ड पहुंचा दिया जाए, फिर अकॉर्डिंगली वैसे पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होते उनके बारे में क्या है, उनके बारे में भी यही है कि उनके लिए कमीशन अपॉइंट होता है और वो फिर बाहर जाता है, जिस जगह पे मौजूद होगा उस जगह पे वो बंदा जाएगा और वहां के जितने भी सारे के सारे अखराजात हैं वो बंदे को पहले वो बंदा बेयर करेगा
जो एप्लीकांट होगा, या अगर हम लोग कमीशन एक शख्स को नहीं अपॉइंट कर रहे बल्कि वो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था सारे का सारा वैसे जा रहा है, तो फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा, और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो मुतल्लिका कोर्ट में जाएगा, फिर बाहर की फॉरेन कोर्ट में, फिर वो फॉरेन कोर्ट में जाने के बाद वहां से एग्जीक्यूट होने के बाद फिर पाकिस्तान में वापस आएगा। ठीक है, ये 1908 का कानून है ना, तो इसलिए वहां पे तब सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद थी। हम लोगों ने पढ़ने की खातिर इसको पढ़ लेते हैं। वेयर एनी कोर्ट टू विच द एप्लीकेशन इज मेड फॉर द इशू ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन residing at any place not within Pakistan is satisfied that evidence of such person is necessary। अच्छा, ये चीज मैं सॉरी इसमें बताने भूल गई थी कि इसमें कोर्ट ने फिर खुद एनालाइज करना है क्या इस बंदे का एविडेंस लाना नेसेसरी है या नहीं। अगर तो नेसेसरी है और उसके बगैर तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, आगे अल्टीमेटली डिसीजन नहीं हो सकता, तो कोर्ट क्या करेगी, या कमीशन इशू करेगी और या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगी। ठीक है, कोर्ट टू एग्जामिन विटनेसेस पर्सन टू commission every court receiving a commission for the examination of any person shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto। या तो वो खुद कोर्ट उसको करेगी, देखेगी कि अच्छा इससे मैंने ये सवाल वगैरह करने हैं, या फिर अपने बिहाफ पे किसी भी बंदे को दूसरे को भेज देगी कि जाओ तुम ये करके लाओ। तीसरा, रिटर्न ऑफ कमीशन विद डेपोजिशन। अब ये वो वाली बात है जो मैंने आपको जिसके लिए सारी की सारी ना लोकल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ाई थी। रिटर्न ऑफ कमीशन विद डेपोजिशन ऑफ द depositions of witnesses where a commission has been duly executed it shall be returned together with the evidence taken under it। यानी कि एक कमीशन गया, वो ड्यूली एग्जीक्यूट हो गया और फिर उसको रिटर्न करना है किस किस के साथ, जो भी उसने एविडेंस लिया टेकन अंडर इट, और एविडेंस की फिर वही बात कि डॉक्यूमेंट्री और टेस्टामेंट्री जो भी था उसने लिया था, टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड, जिस कोर्ट ने इसको इशू किया वो वाले कोर्ट में, या अनलेस द कोर्ट for the issuing the commission has otherwise directed, या फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जिस भी कोर्ट में आप भेजा जाए, और इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न्ड इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर। और अगर कोर्ट ने ये कहा कि आपने किसी दूसरे कोर्ट में भेजना है तो फिर उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर और उन्हीं शराइत ज़वाबित को मद्देनजर रखा जाएगा जिसका जिक्र उस ऑर्डर में किया गया कि आपने फलां कोर्ट में भेजना है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी कोर्ट ना, थर्ड कोर्ट सॉरी, उसमें भेजना, फिर उनको सबको मद्देनजर रखा जाएगा और फिर ही वापस भेजा जाएगा। एंड द कमीशन एंड द रिटर्न देयर टू एंड द एविडेंस टेकन अंडर इट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सूट। और ये सारा कुछ जो होगा ना ये फॉर्म ऑफ सूट होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे वर्ड आया है रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस, यहाँ पे ये वर्ड नहीं आया, सॉरी यहाँ पे वर्ड आया रिकॉर्ड ऑफ द सूट, यहाँ पे वर्ड ये नहीं आया रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जी मैम हमारा मैम ये जो आपने रूल 5 पढ़ाया ना, इसके हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि पहले आपने कहा ना कि जो कमीशन है यानी वो अगर विद इन पाकिस्तान होगा तो हम लोग कमीशन अपॉइंट करेंगे और पाकिस्तान से बाहर होगा तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। हाँ तो जी, लेकिन जो रूल 5 है उसके अंदर तो ये लिखा है ना कि पाकिस्तान के बाहर होगा तो मतलब कमीशन भी लिखा हुआ है और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दोनों का लिखा हुआ है। ये अब कोर्ट को डिस्क्रेशन दे दिया। आपको पता है ना जब हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक बात कह दी गई होती है लेकिन उसकी इलेबोरेशन कहाँ पे में मिलती है, स्केड्यूल 1 के ऑर्डर्स और रूल्स के अंदर। तो ये उस चीज की ना वो सेक्शन पोर्शन था जहां पे उन्होंने डेफिनेट बात हमें कह दी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें ना ऑप्शन दे दिया कि कोर्ट में इशू। यहाँ पे देखे ना, अगर तो वो एक बात पे हम रहते तो यहाँ पे होना था कोर्ट शैल इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यहाँ पे दूसरी बात आनी नहीं थी। लेकिन मैंने आप लोगों को सेक्शन 77 के साथ एक कोवनेंट का जिक्र किया था। ठीक है, अब अगर हम उस कोवनेंट को जिक्र को मद्देनजर रखें तो आज तक हम लोग तो कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट नहीं जारी कर सकते, मासवाए कहाँ पे, तुर्की पे। लेकिन हाँ, अगर हमारी वहां की उस मुल्क के अंदर हमारा कोई ऐसा सफीर मौजूद है जो ये जिम्मेदारी ले ले कि ठीक है तुम उधर से बंदा भेज दो कमीशन अपॉइंट करके, तो मैं ऐसा करूंगा कि ये बंदा ना मेरे पास ही रहता है या बल्कि मेरे कोर्ट में ही रहता है, मेरी ऑफिस में ही रहता है, या मैं इसको जानता हूँ, या किसी भी तरीके से हम उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से ना कमीशन अपॉइंट होगा और वो कमीशन का मतलब है अब एक शख्स वहां पे जाएगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब है कि ये जो कमीशन है ना ये कोर्ट के अंदर जाएगा। इस चीज को आप सॉरी मैं बताना भूल गई थी, ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब है इसने डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जाना है, जो फॉरेन कोर्ट होगा उसके अंदर।
लेकिन ये जो कमीशन है ना, इसका मतलब है ये कोई भी पर्सन जो है वो जाएगा। तो अब हम पर्सन को यहाँ पे अलाउ, हमारे उस मुल्क के साथ इवन कि अगर फ्रेंडली रिलेशंस भी है ना, तो हम अगर उधर ये कह दें लेकिन कि भाई हमने इस बंदे का करवाना है, तो एम्बेसी से बात कर लें और ये बंदा जाके वहां से रिकॉर्ड कर लेगा एविडेंस। अब इसमें एक चीज आनी है कि उधर का कोई लॉ इन्फ्रिंज ना हो रहा हो, और दूसरी ये बात कि ये बंदा फ्रेंडली रिलेशन में जा रहा है, ये नहीं जा रहा वो इसराइल में जाके कमीशन आप अपॉइंट कर दो, वहां पे तो हमारा लेटर रिक्वेस्ट भी नहीं जाना। यहाँ पे हम लोग इस चीज का मद्देनजर रखेंगे डिफरेंस, कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या कमीशन अपॉइंट को जारी करना ना, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रेशन है। यहाँ पे हमारे पास वर्ड में लिखा हुआ है, तो कोर्ट ने जारी करते वक्त देखना है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तो जाहिर बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या नाम लेते हैं, हम नहीं कर सकते जारी मास्वाय तुर्की के। अच्छा, ये जो मैं बार बार रेफरेंस दे रही हूँ, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 1 है ना, जो उसका चैप्टर 10 के अंदर पार्ट है। एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लूँ। पार्ट F है उसका, ये आप अपनी आसानी के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। पार्ट F ऑफ चैप्टर 10, ठीक है। इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन ना वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है मैम। जी मैम, थैंक यू। ठीक है। वो ना असल में मैंने आप लोगों को ये नहीं करवाया, इसमें से काम की एक ही बात थी कि पाकिस्तान ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो लिहाजा ये कि कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता। अदरवाइज अगर आपने पढ़ना है ना तो ये पढ़ लीजिएगा, कुछ 4-5 सफ़ों के हैं, वैसे हैं इजी से, लेकिन उनका अब हमारे लिए इस्तेमाल नहीं है, इसलिए मैंने उनके ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया। जस्ट जो मेन बात थी वो आप लोग के साथ शेयर कर दी थी। अच्छा, रूल 7 ये हमारा हो गया कि किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे मैं ये बात कर रही थी कि रिकॉर्ड ऑफ जो सूट है ना, इसके बारे में कि ये जो जितना भी हमारे पास काम आएगा, जो भी इस कमीशन ने किया होगा, वो है रिकॉर्ड ऑफ सूट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बार बार वर्ड तो एविडेंस एविडेंस यूज कर रहे हैं, ये देखें, लेकिन यहाँ पे अब हमने आके उसको कह दिया है कि रिकॉर्ड ऑफ सूट होगा। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ना एविडेंस एक्ट का ही सारे, सॉरी एविडेंस एक्ट कह रही, क्यूएसओ का ही सारे का सारा प्रोसेस एप्लीकेबल होगा, कि चीज रेलिवेंट थी, फिर कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल पेश की गई, फिर वो रेलिवेंट टू फैक्ट या फैक्ट इन इशू थी ना, तो उसकी फर्दरेंस में आगे कोर्ट में पेश की गई, फिर अगर वो एडमिजिबल होगी तो उसकी बुनियाद पे कल को अगर कोई फैसला होगा। और एडमिजिबल भी तब होगी जब वो हमारे किसी भी क्लेम को सपोर्ट कर रही होगी, अगर हमने सपोर्ट करने के लिए पेश किया है, या उसको निगेट कर रही होगी, कि अगर हमने उसको कोई भी चीज प्रूव करने के लिए बताई है, डिसप्रूव करने के लिए बताई है, मतलब जिस भी हवाले से हमने बताई है। तो इसके आगे रिटर्न ऑफ कमीशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो ट्रायल के अंदर इसको पेश करना होगा। ये अभी हम लोग ट्रायल में नहीं गए सिविल के, यहाँ पे जस्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि कब एक शख्स जो है उसका विटनेस का बयान वगैरह रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब बयान रिकॉर्ड करने के बाद वो सारे का सारा बयान जो हमारे पास लोकल कमीशन की रिपोर्ट होगी, अगर वो किसी प्रॉपर्टी वगैरह के हवाले से होगा, या खाली कमिश्नर की रिपोर्ट होगी, अगर वो किसी पर्सन की करने गया है, क्या नाम लेते हैं, एविडेंस वगैरह करने गया है वहां पे, तो इसको लाके उसने जब पेश करना है ना, तो इसका मतलब है ये रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है। अब हम इसके साथ रूल 8 पढ़ेंगे मिला के, ताकि हमारी जो मैं बात कह रही हूँ उसको मजीद ज्यादा क्लियर हो सके। व्हेन डेपोजिशन में बी रेड इन एविडेंस, अब यहाँ पे वर्ड देखें, यहाँ पे था such evidence taken under it shall form the part of record of suit, के वो रिकॉर्ड ऑफ सूट होगा। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अब हम इसको एविडेंस में कब रीड करेंगे, सॉरी, एविडेंस टेकन अंडर अ कमीशन शैल नॉट बी रेड एज एविडेंस। अब ये ना हमारे ऊपर लग गया बार कि हम इसको एविडेंस के तौर पे कब तक नहीं पढ़ सकते एज एविडेंस इन सूट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी अगेंस्ट होम द सेम इज ऑफर्ड। इस चीज को आप हाईलाइट कर लें कि जब तक दूसरी पार्टी जो है वो इसकी कंसेंट ना दे दे। अब ये कंसेंट कैसे देती है? ये कंसेंट इस तरीके से देती है कि जब आप कोर्ट में कोई भी ये सारी की सारी रिपोर्ट पेश करते हैं ना, तो कोर्ट आपको एक चांस देती है कि आप ना क्या करें, आप इसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन पिटिशन लाना चाहते हैं तो ले आए। अब यहाँ से ना
एक चीज है वो डायरेक्ट आगे से लिंक करती है, लेकिन पहले मैं ये रूल खत्म कर लूं फिर मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर रुकिएगा। इस पॉइंट पे एक साइड पे इसको काट दें, अब आगे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अनलेस अब ये है कि कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट ने इसको एविडेंस में नहीं मानना जब तक कि हमें दूसरी पार्टी की कंसेंट नहीं मिल जाती। लेकिन अब ये दो इंस्टांसेस हैं जब हम इसको बगैर दूसरी पार्टी के कंसेंट के मान भी सकते हैं। The person who gave the evidence is beyond the jurisdiction of court, or dead or unable from sickness or infirmity to attend, to be personally examined or exempted from personal appearance, or is a person in service of state who cannot in the opinion of court attend without detriment to the public servant। यानी कि वो ये कह रहा है कि या तो जो जिस शख्स ने एविडेंस दिया है वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है, या वो फोत हो चुके हैं, या वो सिकनेस या इन्फॉर्मिटी की वजह से कोर्ट में आ ही नहीं सकता, तो उसको दूसरी पार्टी एग्जामिन नहीं क्यों? क्योंकि फिर हम उसको एग्जामिन तो नहीं ना पर्सनली कर सकते। एक फोर्थ हुए बंदे को हम कैसे एग्जामिन करेंगे, या एक बंदा जो इन्फॉर्मिटी की वजह से सिक गया उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे जो पहले ही कोर्ट में नहीं आया। उसके लिए तो हम लोगों ने इशू किया था कमीशन। अब यहाँ पे कमीशन की जो की गई कार्रवाई है ना उसी को ही हम मान रहे हैं। और आगे है, या फिर उसकी जो एग्जाम्पशन उसको मिली हुई है 132 और 33 के हवाले से, या फिर ये जो रियल किस्म की बार है कि वो सर्विस ऑफ स्टेट में तो है लेकिन उसकी छुट्टी करने की वजह से ना उसकी छुट्टी करने की वजह से क्या होगा कि पब्लिक सर्विस को नुकसान वगैरह पहुंचेगा। अब या दूसरी कंडीशन बी, द कोर्ट इन डिस्क्रेशन dispense with the proof of any of the circumstances mentioned in clause 1। अब यहाँ पे कोर्ट को अगर आप कोई भी एप्लीकेशन दो और कोर्ट आपकी अपीयरेंस को डिस्पेंस विद कर दे, ठीक है, मतलब आपको गैर हाजिर होने का कह दे कि ठीक है भाई आप गैर हाजिर हो जाओ, तो फिर क्या होगा, तो वो बंदा जो है ना वो वहां से गैर हाजिर हो सकता है। एंड अथोराइजेस द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन बीइंग रेड एज एविडेंस इन सूट। तो फिर कोर्ट ने क्या करना है कि उसने ऑथोराइज कर देना कि ठीक है ये बंदे के कोर्ट के आने की जरूरत नहीं है, और मैं इस बात की इजाजत देता हूं कि इस बंदे का जो एविडेंस है ना उसको ऐसे ही इस बंदे के दिए गए बयानात को ऐसे ही समझा जाए जैसा कि ये क्या है, ये एक एविडेंस है। नोट विद स्टैंडिंग प्रूफ दैट द कॉज ऑफ टेकिंग such evidence by commission has ceased at the time of reading the same। अब ये इस चीज की बात कर रहा है कि ये बात जरूरी नहीं है कि जब ट्रायल के अंदर कोई भी इनकी रिपोर्ट को हम लोग बतौर एविडेंस पढ़ रहे हैं तो अब उस पढ़ने के दौरान क्या हो रहा है, अब तो वो कॉज ही खत्म हो गई है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सारे का सारा काम किया था। क्यों? क्योंकि वो एक माइनर कॉज अब हमें नजर आ रही है एज कम्पेयर टू जब वो इमीडिएट उसकी जरूरत थी। तो वो ये कह रहे हैं कि उसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि भाई उस वक्त ये हुआ था और अब तो वो टाइम भी खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ कोर्ट ने ये कहना है कि ठीक है ये बंदा कोर्ट में नहीं आ सकता, तो मैं आपको ये ऑथोराइज करता हूँ कि आप इसका एविडेंस जो है वो बतौर एविडेंस इन सूट लगा लो। इसके अंदर लगाने का ये मतलब है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तस्लीम कर लो। अच्छा, अब इसमें ये बात मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे मैं रुकती हूँ फिर इसको मैं आगे जाके कनेक्ट करती हूँ, ये क्या बात मैंने कर दी। आप लोगों को बार बार जब मैं प्रैक्टिकली दिखा रही थी रिपोर्ट, वहां पे मैं आपको एक चीज कह रही थी कि आप लोग हाईलाइट कर लें एक्स पार्टे। एक्स पार्टे याद है आप लोगों को? यस मैम। वो एक्स पार्टे उस वक्त थी कि अगर जो रिस्पोंडेंट्स है ना, मतलब ये इसकी एप्लीकेशन या अपॉइंटमेंट के या वो वाले बंदे जिनके खिलाफ नोटिस वगैरह गया है, वो लोग जो है वो कोर्ट में वहां पे प्रेजेंट नहीं हुए, तो वो शख्स जो होगा, जो बंदा वहां पे प्रेजेंट नहीं ना होता, उस बंदे को जो लोकल कमीशन है ना वो कह सकती है कि तुम ना एक्स पार्टी हो गए हो। और इसका सेम इफेक्ट जैसे हम लोगों ने ऑर्डर 9 में पढ़ना है ना कि अगर कोई पार्टी ना आए तो फिर उसकी बाद में बात भी नहीं सुनी जाती, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे पास है ना रूल 18 और 17, रूल 17 और 18, इसके अंदर ना उन्होंने लोकल कमीशन को काफी ज्यादा पावर्स दी हुई हैं इस हवाले से कि वो किस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। और इसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली ये मेंशन किया हुआ है कि जब एक लोकल कमीशन ने बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स या बियॉन्ड लिमिट ऑफ पाकिस्तान जाके कोई भी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस करनी है ना, तो उसने ऐसे ही एक्ट करना है जिस तरीके से वो सिविल कोर्ट है। अब देखो, एक बंदा प्लेंटिफ आया फिर डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं,
एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकता है ना। तो जब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के मैटर के लिए एक कमीशन अपॉइंट हुआ, वो मुतलका जगह पे गया, वहां पे सिर्फ वो एक ही पार्टी आई, तो दूसरी पार्टी को इसी के एनालॉजी में रख के हम लोग कह सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, एक्स पार्टी डिक्लेयर करके उसके खिलाफ चले जा सकते हैं। अब दूसरी ये बात है कि इसके अंदर अगर दूसरी पार्टी आई होती तो दूसरी पार्टी को ना राइट टू क्रॉस एग्जामिन का भी मौका मिलना था। यानी कि प्लेंटिफ आया, फर्ज करो एप्लीकांट आया ना, कि जिसने अपॉइंट करवाना था लोकल कमीशन, ठीक है, वो आया, उसके 3 आए 7 लोग, और दूसरी साइड से आया रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट, और इधर से प्लेंटिफ एप्लीकांट आ गया, ठीक है। अब इसके 5 बंदे आने थे। अब इन सब ने अपनी अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी लोकल कमीशन के सामने करवानी है, और उसके अलावा दूसरे स्टेप के अंदर क्या होना है कि इनकी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होने के बाद जो ऑपोजिट एडवोकेट होंगे ना, ऑपोजिट काउंसिल, ये वाले लोग इन लोगों की क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले लोग, ये इन 5 की क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग लोकल कमीशन के सामने हुई गई सारी प्रोसीडिंग्स को फाइनल समझेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोग लोकल कमीशन का इतना हैसल क्यों कर रहे हैं भाई, अपने पॉकेट से पैसे भी दिलवा रहे हैं, जिस भी बंदे ने एप्लीकेशन इसकी अपॉइंटमेंट की दी, या अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया, तो यही कर रहे हैं ना कि कोर्ट का बर्डन कम हो, और वो दूसरा बंदा नहीं आ रहा, वो विटनेस है, तो विटनेस के असूल क्या है हमारे पास आर्टिकल 133 के अंदर। सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फिर अगर री एग्जामिनेशन की जरूरत हो तो फिर वो भी हो सकती है, और फिर री क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकती है अगर मजीद की जरूरत पड़े। तो अभी हम लोग इन 2 के ऊपर ही मद्देनजर रखते हैं अपने आप को, कि अगर कोई प्लेंटिफ है, सॉरी, अगर कोई एप्लीकांट प्लेंटिफ आया कोर्ट के, अपने साथ 4 बंदे लाया या 3 बंदे लाया है, और डिफेंडेंट भी आ गया उसी जगह पे, अब जो कमीशन है वो क्या है, सिविल कोर्ट, ठीक है। अब क्योंकि वो सिविल कोर्ट है तो उसके सामने जितने भी लोग आए हैं उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ भी होनी है, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी होनी है, चाहे वो एप्लीकांट की साइड से होंगे या फिर रिस्पोंडेंट साइड से होंगे। आपको ये चीज समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है, दो जी बिल्कुल समझ आ गई है। जी मैम, ये क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक है हो जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसकी एविडेंस ही रिकॉर्ड करके लेके आए हैं कोर्ट के अंदर और उसको क्रॉस नहीं किया गया, तो फिर इसका जो है वो क्या सिनेरियो होगा? तो फिर मैं आपको पीछे यही तो ऊपर पढ़ा रही थी, आपने पिछला नहीं सुना रूल? अल्लाह ये मेरा देखिए ना, इंटरनेट हो गया था क्रॉस। evidence taken under commission shall not be read as evidence unless in the suit, तब तक ये नहीं होगा without the consent of other party। ये consent of other party है ना, उसकी होनी जरूरी है। और इस कंसेंट को हम कैसे बियर करेंगे कि ये प्लेंटिफ वाले भी सारे लोग को उसके सामने पेश हों, और डिफेंडेंट वाले भी, यानी कि एप्लीकांट और रिस्पोंडेंट वाले सब लोग पेश हुए। अब एक बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इसको अभी मैं क्या कह रही हूँ कि ये है सिविल कोर्ट की पावर। तो जब सिविल कोर्ट एक बंदे को एक बार एक्स पार्टे प्रोसीड कर देती है तो क्या होता है, फिर वो बंदा आके अपना राइट जो है ना वो आके दोबारा एजिटेट वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन अब इस केस में ये होगा, ये अपनी ऑब्जेक्शन पिटिशन दायर करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन पिटिशन दायर करेंगे, उसके अंदर वो अपनी हर एक बात बताएंगे, और हर एक बात से मुराद ये नहीं है कि अगली पिछली कहानियां मारेंगे। वो प्राइमरी उनका जो ग्राउंड होता है ना, वो ये होता है हमें नोटिस नहीं मिले। फिर कोर्ट ये देखेगी कि क्या जो है इनके नोटिस वाकई जेन्युइन नहीं मिले या इनको मिले थे। क्योंकि ये जो मैंने शुरू में आपको नोटिस दिखाया था, उसका ये मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको नोटिस दिखा दिया ये हो गया। इसको बिल्कुल उसी तरीके से उन रिस्पोंडेंट्स वगैरह के ऊपर किया जाएगा जिस तरीके से हम लोग ऑर्डर 5 के अंदर सम्मन नोटिस की करवाते हैं ना सर्विस, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये जो लोकल कमीशन होता है ये इसके साथ अपनी सारी की सारी रसीदें लगाता है, एडी की भी और टीसीएस की भी। अगर उसने एडी टीसीएस की रसीदें लगा के कोर्ट में जमा करवाया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये कोर्ट के साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं। तो कोर्ट उनकी जो दरख्वास्त है ना वहां पे खारिज कर देगा। लेकिन अगर जो है
वो लोग ये नहीं कर रहे, मतलब वो लोग आए भी नहीं है वहां पे, लेकिन इनकी बात भी मान रहे हैं क्योंकि अब तक तो उनकी पॉज वगैरह भी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो फिर क्या होगा, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने सर्टन केसेस में ये देखना है कि कब इनकी जो इनको एविडेंस में रीड किया जाएगा और कब नहीं। अच्छा, ये थी एक बात। दूसरी ये बात है कि ऐसा भी नहीं होगा कि भाई ये रिपोर्ट कोर्ट में आ गई और इसको एविडेंस डिक्लेयर कर लिया जाएगा, नहीं। जिस भी पार्टी ने अपने क्लेम को सब्सटेंशिएट करना है ना, उसने इसको ड्यूरिंग ट्रायल रिकॉर्ड भी करवाना है और इसके लोकल कमीशन को साथ वो भी बनवाना है एविडेंस के तौर पे, सॉरी, अपना विटनेस भी बनवाना है। यानी कि यहाँ पे बात नहीं खत्म हुई, बात अभी आगे और चलनी है। और वो बात क्या है कि वहां पे जब ट्रायल शुरू होना है उसके अंदर इसको अगर फर्ज करें मैं प्लेंटिफ और मैंने ही एप्लीकेशन दी थी, तो जो मैंने अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है ना, उसमें मैंने लोकल कमीशन का भी नाम डालना है। और जो रिपोर्ट होगी ना मेरे पास कोर्ट की फाइल के अंदर मौजूद होगी लोकल कमीशन की, उसको मैं एग्जिबिट करवाऊंगी बतौर लोकल कमीशन की रिपोर्ट, जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे स्टांस को साबित कर रहा है। और कोर्ट ने अल्टीमेटली, लोकल कमीशन जब आएगा दूसरी पार्टी उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, जितने भी लोगों के उसके अंदर जितने भी लोगों के बयानात है ना उनको देखेगी, और फिर कोर्ट अल्टीमेटली फैसला करेगी अपने सूट का। ठीक है, या इनके पहले मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट देखी जाएगी, जो कि ऑब्जेक्शन पिटीशन के जरिए आप ला सकते हो। फिर अगर वहां से ये टेस्ट पास कर लेती है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, फिर आप ट्रायल में जाएंगे, ट्रायल के अंदर उसको लोकल कमीशन को अपना बनाएंगे, क्या उसका नाम लेते हैं, विटनेस। और विटनेस बनाने के बाद फिर इस रिपोर्ट को लगवाएंगे आप एग्जिबिट लगवाने के बाद फिर आप कहेंगे कि भाई ये चीज मेरे क्लेम को सब्सटेंशिएट कर रही है या दूसरे बंदे के क्लेम को ये नेगेटिव में लेके जा रही है। ठीक है मैम? जी मैम, ठीक है। यानी इट मीन्स कि ये यहाँ पे जो है ये जो आई ए लाइन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट होम द सेम इज ऑफर्ड, इट मीन्स यहाँ पे जो है वो एतराजात जो हैं वो पुट किए जाते हैं, यानी एतराजात दाखिल किए जाते हैं कि अगर हमें उस लोकल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कोई भी किसी किस्म के भी ऑब्जेक्ट्स हैं या हाँ जी, ऑब्जेक्शंस हैं तो वो हम जो है वो कोर्ट में सबमिट करवाते हैं, फिर वो कोर्ट उसको बिल्कुल। डिसाइड फर्दर करती है। हाँ जी, और फिर ये जी मैं ठीक है। फिर हम इसको दोबारा ट्रायल में जब जाएंगे तो उसके अंदर एग्जिबिट करवाएंगे एज, जी क्या जी उसको कहते हैं, जी जी रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक। और फिर विटनेस के तौर पे लोकल कमीशन को, और दूसरी पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मैम, जजाकल्ला। जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा था, अच्छा मैं जनरल प्रोविजंस पढ़ रही थी। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन, ये सिंपल वही बात है, जिस पार्टी ने उसको अपॉइंट करना है वही होगा। लेकिन इसके साथ ना आप लोग यहाँ पे रूल 2 लिख लें, पार्ट ए, रूल 2 ऑफ चैप्टर 10 वॉल्यूम 1। ठीक है, बिफोर द इशूइंग एनी कमीशन अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट में ऑर्डर सच सम एज इट थिंक्स रीजनेबल फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी विद इन time to be fixed paid into the court by the party at whose instance or for the benefit of whom the commission is issued। ये वही बात वो जो है नहीं, क्या उसका नाम लेते हैं कि अलमत जो है वो बाद में जारी करेगा उनके नाम, लोकल कमीशन के नाम, पहले आपने पैसे जमा करवाने हैं। ये सारी की सारी वही बात है कि कोर्ट ने कमीशन जारी से पहले करने से पहले ऑर्डर करना है कि भाई तुम इतने पैसे कोर्ट में जमा करवाओ और इतनी मियाद के अंदर करवाओ। जब वो जमा करवा देंगे तो उसके बाद ही लोकल कमीशन को फोन किया जाएगा अगर उसका फोन नंबर मौजूद है, और या फिर उसको वो जारी किया जाएगा रोबकार, और फिर उसको कन्वे किया जाएगा। पावर ऑफ कमीशन, अब यहाँ पे ना पावर्स ऑफ कमीशन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरव्यू के लिहाज से भी आ सकता है, इसको देख लें। एनी कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डर में अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट examine the parties themselves and any witness whom they or any of them may produce। यानी कि जितनी भी पार्टीज उसके सामने आई हैं उनको और जितने भी उनके विटनेसेस हैं उन सबको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। एग्जामिन का मतलब है क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ। and any other person whom the commissioner thinks proper to call upon to give evidence in the matter referred thereto। यानी कि उसके अलावा अगर कोई भी शख्स ऐसा है जो कि उस बंदे को लगता है कि अच्छा ये भी होना चाहिए, क्या नाम लेते हैं, हमारे साथ, तो उसको भी अंदर ऐड कर देना चाहिए कि भाई मुझे इसका भी बयान लग रहा था कि वो भी काबिल हो सकता है, तो मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ। कॉल फॉर and examine documents and other things relevant to the subject of inquiry
और वो क्या कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट जो उनके क्लेम को सब्सटेंशिएट वगैरह कर रहे हैं उनको भी मंगवा सकता है, या कोई भी और ऐसी चीज जो उसको लगता है कि मेरी इंक्वायरी के लिए जरूरी है वो भी मंगवा सकता है। At any reasonable time enter upon or into any land or building mentioned in the order। और वो वाली प्लेस जिसके बारे में, जिसके विजिट के बारे में, अगर ये प्लेस के बारे में है खाली, कि अगर उस जगह का उसने विजिट करना हो और उसका दिल कर रहा हो कि भाई मैंने इसका विजिट करना है, क्योंकि जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं रिपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं बना पाऊंगा, तो वो रीजनेबल टाइम में वहां पे जा सकता है। जैसे सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक एक रीजनेबल टाइम होता है, या 6 बजे तक जैसे अभी गर्मी है, तो ये चीज। अब नेक्स्ट हमारे पास 17 अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बिफोर द एग्जामिनेशन। ये जो मैम के सवाल का जवाब दिया था ना, वो सारे का सारा अब ये रूल 17 में है। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू समनिंग, attendance, examination of witness, and to the remuneration and penalties to impose upon the witnesses shall apply to the person required to give evidence। यानी कि वो वाली सारी की सारी प्रोविजंस जो कि किसी भी शख्स को बुलवाने के लिए एज अ विटनेस, अटेंडेंस उसकी इंश्योर करने के लिए, उसके विटनेसेस की एग्जामिनेशन करने के लिए, उसको कोई रिमनरेशन देने के लिए, या कोई पेनाल्टी अगर कल को विटनेस के ऊपर इम्पोज करनी है, उन सब के लिए shall apply to the person required to give evidence। वो सारी की सारी प्रोविजंस ना उन सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होंगी जैसे हम एक कोर्ट के सामने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और टू द produce documents under this order whether the commission in execution of which they are so required has been issued by a court, यानी कि किस situated within or by the court situating beyond Pakistan, and for the purposes of this rule the commissioner shall be deemed to be civil court। ये वो बात है जहां पे मैं आप लोग को बार बार लाना चाह रही थी कि ये जो है एग्जामिनेशन भी करेगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगा उनकी, फिर उसको क्या नाम लेते हैं ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग वो लोगों के बयान रिकॉर्ड करते वक्त। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो सिविल कोर्ट की पावर उस टाइम रखता है, और उसको इस प्रोविजन के तहत ये सारे के सारे इख्तियार दिए हुए हैं जो एक कोर्ट के पास विटनेस के हवाले से होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अ कमीशन में अप्लाई टू एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अ विटनेस रिजाइड्स फॉर द इशुएंस ऑफ एनी प्रोसेस ही मे फाइंड इट नेसेसरी टू इशू to or against such witness, and such court may in its discretion issue such process as it consider reasonable to proper। अच्छा, पहले हम लोगों ने जितनी भी बात की नहीं है वो सारी बात की है नोटिस के बारे में, कि वो जो होगा ना कमिश्नर, वो कहेगा भाई मैं फलां तारीख को कोर्ट के फलां जगह पे आ रहा हूँ, फलां टाइम पे आप लोगों का वहां पे होना जरूरी है। अब ये 17(2) जो है ना, ये इस चीज की बात कर रहा है प्रॉपर सम्मन जारी करवाने के लिए, या प्रॉपर नोटिस, जो कि एक सिर्फ कोर्ट की अथॉरिटी है। तो फिर वो जो भी जिस भी विसिनिटी में मौजूद होगा ना, जैसे अगर मैं गुजरांवाला में हूँ तो मेरे पास गुजरांवाला के कोर्ट्स हैं, तो मैं कोर्ट में जाके अपना अथॉरिटेटिव लेटर दूंगा। अथॉरिटेटिव लेटर वो वाला मतलब के जिसके जरिए मुझे ये वो वाला ऑर्डर दूंगा कोर्ट के अंदर कि सर मुझे ये फलां फलां केस में लोकल कमीशन अपॉइंट किया गया और ये मैं महमूद साहब का ना लेने आया हूँ और बयान रिकॉर्ड करवाने आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे बुलाने पे आ नहीं रहा, तो लिहाजा आप करें कि इसको नोटिस जारी करें ताकि मैं इसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर सकूं। तो नोटिस जारी करने के लिए ना उस बंदे को वो उस ही कोर्ट को अप्लाई करेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो मौजूद है। अदरवाइज बाकी जितनी भी सारी की सारी अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, रिमंडरेशन, पेनाल्टीज वगैरह, उन सब के ऊपर ये वाली सारी की सारी प्रोविजन जो हमारे सीपीसी में मौजूद है, और इसका स्टेटस क्या, जो सिविल कोर्ट का स्टेटस है वही होगा। पार्टीज टू अपेयर बिफोर कमिश्नर। अब कमिश्नर के सामने पार्टीज ने अपेयर कैसे होना है, क्योंकि मैं बार बार कहते नहीं हूँ कि पार्टीज बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब अपेयर कैसे होना है, when a commission is issued under this order the court shall direct that the parties to the suit shall appear before the commissioner in person or by their agent or pleader। यानी कि वो in person भी आ सकते हैं, by agent भी और by pleader भी। where all or any of the parties do not appear commissioner may proceed in their absence। यानी कि कमिश्नर क्या कर सकते हैं, उनकी एब्सेंस में प्रोसीड कर सकती हैं। अब अगर आपको याद हो तो पीछे जो साइका वाला केस था उसमें क्या हुआ था कि साइका की जगह पे कौन आया था, उसका हस्बैंड आया था। तो ये क्या है, ऑन देयर एजेंट, और कमीशन में प्रोसीड इन देयर